आज हम स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी बात करने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलता कि इसको पैसे छापने वाली मशीन आप नहीं बना सकते। आप बिल्कुल इसको पैसे छापने वाली मशीन बना सकते हो। एक इंजीनियर अगर आपको बनना है या आपको सीए बनना है, उसके लिए जो बेसिक चीजें लगती है वो एक बेसिक चीज है एक स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए लगती है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब मत देखना जब तक आप सीख ना लो। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं अभी कि सिल्वर खरीद के रख लेना चाहिए, उनको क्या बोलना चाहोगे? आपकी मेंटेलिटी ये है कि सिल्वर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। कोई बंदे ने नाम नहीं लिया कि स्टॉक मार्केट अरे लॉस हो जाता है अरे लॉस हो जाता है। किसी के पास 2 लाख रुपए पड़ा है तो वो एफडी करे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें टिप्स आती हैं, सही होती हैं कि नहीं होती हैं। अगर आज मैं 1 लाख में परचेस करूंगा तो शायद कल मैं 5 से 6 लाख कमा सकता हूँ। नहीं कमा सकते हो अगर प्रॉपर टाइम पे एंट्री एग्जिट करा तो। स्टॉक मार्केट होता है वो बेटियों को तो जरूरी सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स पॉडकास्ट, जहां बात होती है रियल स्टोरी की, रियल स्ट्रेटजीज की और रियल ग्रोथ की। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की असली रियलिटी की। आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिश सर, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ भोपाल में अपना इंस्टीट्यूट रन करते हैं मार्केट कीडो के नाम से। आज हम इनसे जानेंगे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं, एक बिगिनर क्या गलती करता है और पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना क्यों ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आतिश सर। मेरा नाम आतिश शकरका है और भोपाल से बिलोंग करता हूँ। ओके। पूरा एजुकेशन मेरा भोपाल से हुआ है। 2006 से मैंने स्टॉक मार्केट पढ़ना स्टार्ट किया जब मैं एमबीए कर रहा था और तब से मार्केट में हूँ। टोटल मिला के देखें तो 19 ईयर्स हो गए मेरे को इस मार्केट में। 2018 में मुझे सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन मिला और अभी 2018 से मैं खुद के अपने एडवाइजरी रन कर रहा हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ और वैसे तो ट्रेनिंग मैं 2009 से दे रहा हूँ, पर बस फ़र्क इतना था कि भोपाल के एमबीए कॉलेजेस में जाके दी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके मैंने ट्रेनिंग दी है, कॉरपोरेट्स में ट्रेनिंग दी है और जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पर मैं ट्रेनिंग देता था। मार्केट कीडो के नाम से आप अपना इंस्टीट्यूट रन करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या है ये और कैसे इसमें कोर्सेज हैं और कैसे आप टीच करते हैं। मार्केट कीडो में बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज हैं। बहुत सिंपल मैंने रखा है, बेसिक और एडवांस। बेसिक उनके लिए हैं जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है, तो बेसिक कोर्स उनके लिए हैं। और मेन मार्केट स्टॉक मार्केट में मैटर ये करता है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, तो एडवांस कोर्स में मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द एडवांस कोर्स इज मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के कोर कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि 99.9% ट्रेडर उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो एक नया इनिशिएटिव है, एक नए तरीके से पढ़ाने का इंटेंशन है। और एक जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि एक ट्यूशन क्लासेस जो चलती थी, एक पेपर पे और रजिस्टर पे टीचर समझाते थे। मैं यहाँ तक मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में प्योर एजुकेशन में देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस तो बात की बात है, पहले आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से, टेक्निकल के कोर कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद आप ट्रेडिंग करो, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। आज हम स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी बात करने वाले हैं। थोड़ी सी शुरुआत थोड़े से जनरल चीज़ों से करते हैं। कुछ टाइम पहले मेरी आपसे बात हुई थी, आपने मुझे कहा था कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो बेटियों को तो जरूरी सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? स्टॉक मार्केट बेटियों को जरूर नहीं, जरूर सीखना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है कि बेटियों में क्या सहन करने की एक आदत होती है, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, मतलब आदमियों से ज्यादा स्ट्रांग महिलाएं होती हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत जरूरी होता है। जितना आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, जितना आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अगर ये बेटियां अगर ट्रेडिंग में ले आए तो वो बेटों से बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती है। चलिए, ये बात तो हो गई बेटियों की। अगर हम जनरली बात करें कि अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, क्या आपको आपकी लाइफ में बेसिक चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? देखिए, अगर आप आईआईटी की बात करो, एक इंजीनियर अगर आपको बनना है या आपको सीए बनना है या आपको लॉयर बनना है, ठीक है, उसके लिए जो बेसिक चीज़ें लगती है वो एक बेसिक चीज़ है एक स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए लगती है।
ओके। कोई बहुत एक अलग नहीं है। अननेसेसरी का बहुत ज्यादा एक हाइप बना के रखा हुआ है कि आपको ट्रेडर बनना है तो आपको ये चाहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सब बातें कोई दूसरा प्रोफेशन चूज करने के लिए नहीं की जाती। कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ, आपको सीए बनना है तो आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, कोई नहीं बोलता। आपको आईआईटी क्लियर करना है, आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, कोई नहीं बोलता। पर प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? बिल्कुल। आप एक स्टॉक मार्केट के एजुकेशन को या स्टॉक मार्केट के करियर को एक नॉर्मल करियर की तरह लो ना, कि आप इसकी पहले पढ़ाई करो और फिर ट्रेडिंग करो। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस फील्ड में लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, इसकी ट्रेडिंग प्रॉपर ले नहीं रहे और ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रख रहे हैं। अब एक एग्जांपल लो कि भोपाल की कोई भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है जी, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ठीक है मुझे एक 5 लाख 10 लाख 15 लाख का एक पैकेज लग जाए वो मैं कर लूंगा। पर स्टॉक मार्केट का कोई ट्रेडर बनना है तो उसको रोज 5 लाख रुपए कमाने हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो अननेसेसरी की एक हाइप बना के रखी हुई है मार्केट में। आप बहुत नॉर्मल रहो, इसको एज ए नॉर्मल प्रोफेशन की तरह लो, पहले सीखो और फिर ट्रेड करो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता? स्टॉक मार्केट में नहीं, कोई भी फील्ड में शॉर्टकट नहीं होता। बस लोगों ने क्या किया, स्टॉक मार्केट को एक पैसे छापने वाली मशीन समझ के रखी है। मैं ये नहीं बोलता कि इसको पैसे छापने वाली मशीन आप नहीं बना सकते, आप बिल्कुल इसको पैसे छापने वाली मशीन बना सकते हो, पर उसके लिए जो प्रिपरेशन आपको लगेगी वो प्रिपरेशन अगर आपने कर ली तो आप स्टॉक मार्केट में जितना चाहो उतना कमा सकते हो। सर एक यूनिवर्सिटी काफी फेमस है, वहां से काफी नॉलेज निकलता है, इंस्टाग्राम। हाँ, अरे आप जैसे कि आपको ट्रेडर बनना है, हाँ। तो आपको मतलब बेसिक लोगों को ये लगता है कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी न्यूज़ देखनी पड़ेगी, आपके अंदर भर भर के नॉलेज होना चाहिए। कितनी हद तक ये चीजें सच हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मैंने 2006 से लेके 2007 तक सिर्फ CNBC देखा और मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी, बट जब मुझे रियलिटी पता चली, आज करीब 18 साल हो गए, मेरे ऑफिस में भी आना, मेरे ऑफिस में CNBC या कोई भी न्यूज़ चैनल आपको चलते हुए नहीं दिखता है। मैं न्यूज़ ना देखता हूँ ना अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि न्यूज़ को आप फॉलो करो जी। तो बिल्कुल भी आप लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक इंजीनियर के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जरूरी है कि वो IIT क्लियर करे, CA कोई बन रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए, टैक्स अच्छा होना चाहिए, लॉ अच्छा होना चाहिए। सेम वे में अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उसको टेक्निकल एनालिसिस उसका अच्छा होना चाहिए, उसकी आप पढ़ाई करो, जो आप वहां पे पढ़ोगे वो आप मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, आपको बहुत फर्क दिखेगा। अच्छा, आपने जैसे ऑफिस की बात की तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर किसी को ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग में अपना एक लंबा करियर बनाना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो टीम के साथ करे या इंडिविजुअल करे, क्या करना चाहिए उसे? देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो नो डाउट टीम के साथ आप पढ़ाई कर लो, मतलब स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करो, टीम के साथ पढ़ाई कर लो। स्टॉक ड्यूरिंग लाइव मार्केट 9 से लेके 3:30 बजे तक आपको किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है। प्री मार्केट एंड द पोस्ट मार्केट जो प्रिपरेशन आप करते हो उसमें आप टीम के साथ करो, बहुत मजा आता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा मार्केट है ये, तो मार्केट के बारे में नॉलेज ले लो, क्या न्यूज चल रही है वो हल्की सी देख लो, स्टॉक के चार्ट्स देख लो क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। तो एक ग्रुप के साथ काम करोगे तो नो डाउट आपको फर्क पड़ेगा। पर प्री एंड द पोस्ट मार्केट में, पर लाइव मार्केट में 9 से लेके 3:30 तक आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी की बात सुनना है, ना न्यूज चैनल देखना है, जो चार्ट्स बोल रहे हैं आप वो करो। चार्ट्स आपसे बात करते हैं, चार्ट्स की लैंग्वेज आपको समझना जरूरी है। अगर वो लैंग्वेज आपने समझ ली, 9 से लेके 3:30 तक बस चार्ट से बात करो, मार्केट में बहुत अच्छा कर लोगे। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका बोलना ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आप न्यूज पे या न्यूज़पेपर पे उससे ज्यादा छोड़ के आप चार्ट को पढ़ना सीखो, चार्ट को फोकस, तो आपको ज्यादा नॉलेज आएगा। जितना चार्ट्स पे फोकस रहेगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आप मैक्सिमम ट्रेडिंग हम ट्रेडिंग की बात करें तो चार्ट्स को देख के समझा जा सकता है। बिल्कुल। चार्ट्स को देखना कैसे सीख सकते हैं सर? इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप वो पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले तो यूट्यूब देखना बंद करना, ठीक है, यूट्यूब मत देखना जब तक आप सीख ना लो। ओके। इंस्टाग्राम, अपना ये टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडियाज हैं जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिल रहा है, वो आपके कब काम का है, जब आपको बेसिक नॉलेज उसका हो जाए। पहले आप बेसिक सीखो, कोर कॉन्सेप्ट्स आना बहुत जरूरी है। मैं हर बार
सब पॉडकास्ट में या रील में या जब से कोई भी स्टूडेंट आके मुझसे मिलता है उसको ये बताता हूं, आपको कोर कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। सर कोर कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं, तो कोर कॉन्सेप्ट में कौन सी चीजें आनी चाहिए? अब कोर कॉन्सेप्ट में जैसे बात करें कि प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, डो थ्योरी क्या बोलती है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। ये थ्योरीज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, चार्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, चार्ट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चार्ट्स के पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे चार्ट के स्ट्रक्चर बनते हैं कि उससे इस डायरेक्शन अपसाइड डायरेक्शन मूव आता है, डाउन साइड डायरेक्शन मूव आता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में कौन से पैटर्न्स बनते हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए। और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मिला के जब आप ट्रेड करते हो या अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हो। मेरे स्टूडेंट्स में की खासियत बात यही है, मैं उनको स्ट्रेटेजी नहीं देता, मेरे पास कोई एक ऐसी फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है इंडिकेटर या ऑसिलेटर को मिला के कि ये स्ट्रेटेजी पे काम करो, बाय सेल करो, आपको सक्सेस मिलेगी। मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पर मेरे कोर कॉन्सेप्ट या टेक्निकल एनालिसिस के कोर कॉन्सेप्ट इतने हेल्प करते हैं उनको कि वो अपनी स्ट्रेटेजी खुद ही बना लेते हैं। सर एज अ लेमैन, अगर सपोज कि मैं आपके पास आ जाऊं और मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे ट्रेडर बनना है और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे और मुझे कैसे चालू करनी चाहिए चीजों को? नहीं, अब यहाँ पे दो चीजें, ट्रेडर बनना अपने आप में एक अलग चीज है। देखो, ट्रेडर बनना अलग चीज है, स्टॉक मार्केट में अपना प्रोफेशन बनाना कि जैसे आप स्टॉक मार्केट सीख के कहीं जॉब कर रहे हैं वो एक रहा अलग है। अच्छा, जॉब का मतलब क्या मैं स्टॉक मार्केट सीख के कहीं जॉब कर सकता बिल्कुल, हूँ? पर ऐसी फर्म्स होती हैं? हाँ, ऐसी फर्म्स होती हैं। अच्छा, ऐसी पोजीशंस वगैरह होती हैं? हाँ, मतलब थोड़ा सा बताइए कि कैसा क्या रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रिसर्च की फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट काम कर सकते हो, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट काम कर सकते हो। पर स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको एक लाइसेंस लगता है। तो NISM करके सेबी का एक इंस्टीट्यूट है NISM, वहाँ पे सर्टिफिकेशंस होते हैं। वो सर्टिफिकेशन क्लियर करना पड़ता है आपको। जब वो सर्टिफिकेशन आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है फाइनेंशियल मार्केट में काम करने का। तो सर जैसे आप एग्जामिनेशन का बता रहे थे कि आपको सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन वगैरह करना है तो एग्जाम देना पड़ता है, क्या प्रोसेस क्या होती है? ये कुछ नहीं होता है, NISM की वेबसाइट पे आप विजिट करो, वहाँ पे सर्टिफिकेशन लिखे हुए हैं। अगर आपको जैसे स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो RA का एक सर्टिफिकेट है वहाँ पे, वो सर्टिफिकेट आप क्लियर करो, ऑनलाइन होता है। अगर भोपाल की बात करें तो मतलब इंडिया में हर सिटी में होता है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पे 11 नंबर साई बोर्ड आपने सुना होगा, वहाँ पे एग्जाम होता है, महीने में 2 से 3 बार एग्जाम होता है। आप एग्जाम दो और एग्जाम क्लियर होते हैं के बाद सेबी में अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद सेबी आपको एज ए रिसर्च एनालिस्ट एक लाइसेंस देती है। अच्छा सर, जैसे आपने ये एक डेजिग्नेशन का नाम लिया, और भी कुछ होती हैं ऐसी? हाँ, आप फंडामेंटल एनालिस्ट होते हो। जब आप फंडामेंटल के बेसिस पे आप कोई कंपनी का एनालिसिस करो तो उनको फंडामेंटल एनालिस्ट बोलते हैं। अगर आप टेक्निकल के बेसिस पे, चार्ट्स रीडिंग के बेसिस पे अगर कोई कंपनी का एनालिसिस करते हो तो उनको टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं। रिसर्च एनालिस्ट भी एक प्रोफाइल होती है। तो रिसर्च से रिलेटेड ये प्रोफाइल्स हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, तो PMS जिसको बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड के लिए अलग एग्जाम निकालना पड़ता है। उसमें एक MFI करके एक बॉडी है, वहां से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। अगर आपको एज ए इक्विटी डीलर अगर आपको बनना है तो इक्विटी डेरिवेटिव का एक एग्जाम निकालना पड़ता है, तो आप एज ए इक्विटी डीलर कहीं काम कर सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट में मेन ये है कि कोई भी अगर आपको जिस प्रोफाइल पे काम करना है उसका एक एग्जाम होता है, वो एक लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस लेके आप काम कर सकते हो। सर अगर आपकी बात की जाए तो आप कौन सी प्रोफाइल पे काम करते हैं? मैंने 2008 से मेरा बेसिकली मेरी जॉब स्टार्ट हुई है। 2006 से मैंने स्टॉक मार्केट पढ़ना स्टार्ट किया था। तो 2008 में ICICI सिक्योरिटीज में मेरा कैंपस सिलेक्शन था मुंबई में। पर इट वाज ऑफ हार्डकोर ऑफ मार्केटिंग जॉब। मार्केटिंग टोटल मिला के 15 प्रोडक्ट थे मेरे को सेल करने के लिए। पर मेरे को रिसर्च में जाना था, भोपाल वापस आया। उस समय मेरी सैलरी वहाँ पे करीब 22,500 रुपए सैलरी थी 2008 में। भोपाल वापस आया, भोपाल में रिसर्च की प्रोफाइल तो थी नहीं, पर एज ए इक्विटी डीलर मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया। यहाँ पे मेरी 3,500 रुपए सैलरी थी। हाँ, 22,500 से मेरी जॉब में 3,500। और उसके पीछे इंटेंशन ये था कि स्टॉक मार्केट के बेसिक ऑपरेशंस मुझे नहीं पता थे कि सौदा कैसे लगता है, सेटलमेंट कैसे होता है, वो कोई अगर शेयर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कौन सी स्लिप भरी जाती है, फिर डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये कैसे लिंक होते हैं। उस समय सब फिजिकल होता था। मतलब हम लोग जब डीमेट अकाउंट खोलते थे तो करीब 52 सिग्नेचर लगते थे क्लाइंट्स के।
52 जगह पे सिग्नेचर करना पड़ता था, जब मतलब जाके एक डीमेट अकाउंट ओपन होता था। 15 से 20 दिन लगते थे। तो सब ये बेसिक ऑपरेशंस मुझे समझना था। म्यूचुअल फंड की एसआईपी कैसे होती है, कोई बॉन्ड आया है तो वो बॉन्ड का कैसे बॉन्ड ले सकते हैं, तो ये सब बेसिक ऑपरेशन सीखने के लिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड करके। वहां से एज ए इक्विटी और कमोडिटी डीलर काम किया मैंने। पर हाँ, मैंने वहाँ पे ये था कि इक्विटी डीलर की प्रोफाइल थी, पर वहाँ पे मैं कमोडिटी का भी टर्मिनल संभालता था। तो सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 तक ऑफिस में रहता था। फिर 2010 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी एज ए रिसर्च ट्रेनिंग। ओके, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ उस कंपनी में मेरे को एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस सीखा मैंने, और मेरे गुरु मेरे को वहीं मिले थे। ओके, जिन्हें एक्चुअली बताया कि मार्केट में कौन सा टेक्निकल चलता है, ओके, क्या मार्केट में सही तरीके की चीज उनने बताई मुझे। अच्छा, एक और चीज सर, आपने मुंबई में काम किया, फिर भोपाल में काम किया, कहाँ पे ज्यादा सीखने को मिला? और दूसरा, अपॉर्चुनिटीज कहाँ ज्यादा थी? अब आज के टाइम पे अगर उस टाइम की बात करें तो नो डाउट मेट्रोज में ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है। क्योंकि 2006 में जब मैं किसी को बोलता था कि मेरे को रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो बोलते थे ये क्या होता है। ओके। 2006 में जब मैंने भोपाल में स्टॉक मार्केट के इंस्टीट्यूट ढूंढे ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे मतलब नहीं था वहां पे, एक भी नहीं था। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, भोपाल में एक XYZ पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी, क्योंकि नोटिस आ जाएगा मुझे। ठीक है, नोटिस बहुत आते हैं, नोटिस बहुत आते हैं, वही। हाँ, तो उनके पास में गया था कि उनके ऑफिस में घुसा, तो बहुत ऐसे लैपटॉप पे और उस पे चार्ट्स ओपन थे। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरे को ये चार्ट सीखना है। हाँ। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैं क्यों सिखाऊं। अच्छा। तो मैंने, सर आप मुझे जॉब पे रख लो, आप भले सैलरी मत देना, आपका जो भी ऑफिशियल काम होगा सुबह से लेके शाम तक का मैं पूरा करूंगा, पर आप मुझे चार्ट सिखा दो। बोलते नहीं यार ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं सिखाऊंगा मैं। तो 2006 में तो ऐसी स्थिति थी। अच्छा। कि ना कोई इंस्टीट्यूट था, ना कोई सिखाने को रेडी था। पर आज के टाइम पे तो बहुत सारा सिस्टम है, आप खुद ही सिखा रहे हैं। अब मैं खुद ही सिखा रहा हूँ। खुद का ही आपका इंस्टीट्यूट है, मार्केट रीडो। सर, मार्केट रीडो पे थोड़ा सा वापस आते हैं, कितने लोगों को अभी तक आपने ट्रेन किया और क्या यूएसपी आपकी रहती है? मार्केट रीडो में ट्रेन तो मैंने बहुत सारे लोगों को किया, क्योंकि एक टाइम पे मेरे इंस्टीट्यूट में मैं फ्री ट्रेडिंग देता था। अच्छा। टोटल ट्रेनिंग टोटली फ्री थी। मतलब मेरे को उस समय में सोचता ही था कि यार पैसे देके मैं अपनी विद्या बांटू सबको। बिल्कुल। और मैंने करीब 1-1.5 साल फ्री चलाया पूरा मैंने। पर बस प्रॉब्लम ये होती थी कि आज कोई बच्चा आया, 4 दिन नहीं आया, 4 दिन बाद आया, फिर वो कभी कोई बच्चा आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा है। बैच तो था मेरा 25-30 लोगों का। सीरियसनेस नहीं थी, सीरियसनेस नहीं था, बच्चे चेंज होते आते थे। तो वो जो एक फ्लो बनाना था, पूरा फ्लो बना नहीं पाया मुझसे। तो फिर मैंने फाइनली सोचा जब तक पैसा नहीं लोगे लोग सीरियस नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो करीब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, और रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। क्योंकि मेरे ट्रेनिंग सेंटर में मैं ये नहीं बोलता हूँ उन लोग को कि मेरी फीस तो आप यहीं से निकाल लोगे। अच्छा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि देखो मेरे स्टूडेंट ने मेरे इंस्टाग्राम की रील पे जाओ, आप मेरे यूट्यूब पे जाओ। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे बच्चों ने इतना कमाया, ये इनकी स्क्रीनशॉट है। ये इस तरीके से स्टॉक मार्केट में लोगों को लेके आना, मतलब उनको गलत गाइड करना कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, आप अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। तो मैं वो नहीं करता हूँ। मैं सबको बोलता हूँ मैं कोर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मेरे कॉन्सेप्ट अगर काम नहीं आए तो आप मुझे बोलना, मैं भी यहीं पे हूँ और आप लोग भी यहीं पे हो। सर, जैसे कि बीच में आपने बात की थी आपके मेंटोर की, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि कैसे चेंज लेके आया वो आपके अंदर? जब 2006 से खुद सेल्फ स्टडी करी, तो मम्मी पापा से प्रेशराइज करके कि मुझे कंप्यूटर लेके दो और घर पे नेट लगवाओ। अच्छा। हाँ, 2006 की बात कर रहे हैं, जब इंटरनेट भी इतना नहीं था। मतलब घर पे इंटरनेट होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। बात हो गई। ठीक है, 2006 में मुझे याद है मैंने एसर का डेस्कटॉप खरीदा था 26,500 का। अच्छा। रेट भी याद है, मैंने पूरा ब्रांडेड लिया था वो पहला कंप्यूटर। और 512 kbps की तो स्पीड थी नेट इंटरनेट की। थोड़ा सा रोकेंगे, 26,000 का कंप्यूटर खरीदने के बाद अभी तक कितना कमा लिया होगा आपने? निकाल लिया होंगे बहुत सारी चीज। नहीं, उस समय तो देखो कंप्यूटर इसलिए लिया था कि मुझे पढ़ना था। ठीक है। चार्ट स्कूल आप गूगल पे टाइप करो, वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब फंडामेंटल से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, वहां पे टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई है। और जिस तरीके से वो टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है वो बहुत हेल्प करेगी आपके एडवांस सीखने में। अच्छा। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज लेना है, यूट्यूब पे मत जाओ, कहीं पे मत जाओ। कोई बड़ा यूट्यूब चैनल भी नहीं है? नहीं जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो चार्ट स्कूल पे जाओ। देखो, ये बोला जाता है कि कोई चीज आप सुनते हो तो आपको बहुत जल्दी लर्न होता है, ठीक है,
पर अगर आपको किसी चीज के कोर कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो जो मैंने प्रिपरेशन करी है वो मैं बताऊंगा। मैं क्या करता था, वेबसाइट ओपन करता था, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मार्केट में शेयर क्या होते हैं ये मेरे को पढ़ना है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल में क्या होता है, या टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो मैं देख देख के नोट्स बनाता था, लिख के करता था। मतलब वो चार्ट स्कूल पूरी जो वेबसाइट है ना, वो पूरे मेरे रजिस्टर पे आ गई थी एक बार ऐसा हो गया था कि चार्ट स्कूल में ऐसा कोई पेज नहीं था टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड जो मैंने रीड ना किया हो। मतलब पूरी वेबसाइट को आपने पेजों पे उतार पूरे लिया था? पेजों पे उतार लिया था। और वही एक रीजन था कि जब मैं वहां पढ़ता था और लिखता था, पढ़ता था और लिखता था, तो उसे टेक्निकल की बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी से जिससे मैं बहुत फेमिलियर हुआ। और आगे चल के जब मेरे को उस चीज से रिलेटेड ट्रेनिंग मिली, तो मेरे कलीग्स को जितना टफ होता था सीखने के लिए, मेरे लिए वो बहुत आसान हुआ। अच्छा, ये वेबसाइट टाइमली अपडेट होती है क्या? टाइमली आज अपडेट भी आप होती है? देखते हो आप इसको? आज भी देखता हूँ मैं। आज भी कोई इंडिकेटर मेरे को समझना है या कुछ फिर से रिकॉल करना है, तो आज भी मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ। अच्छा सर, मेरी फेवरेट वेबसाइट है वो। एक जैसे कि अब ट्रेडर्स आ रहे हैं, तो किसी नए बिगिनर ट्रेडर को आप क्या टिप देना चाहोगे अभी? सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा स्पेशल प्रेफरेंस दे के स्टार्ट मत करो। ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा 1992 स्कैम मूवी आने के बाद स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा हाइप बन गई है कि मतलब कोई बंदा अगर ट्रेडिंग कर रहा है, वो उसके अकाउंट में है तो 15-20 हजार, बात करेगा 5 करोड़ की। ठीक है, मैं ट्रेडर हूँ और ये बहुत ज्यादा इस चीज को वो कर दिया है। अच्छा, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तो मार्केट, मतलब नए ट्रेडरों के साथ में क्या हो रहा है। अब इस दुनिया में अपन कोई भी चीज सीखते ही है, है ना। जैसे आपने कार चलाना सीखी, ठीक है, आप कार चलाना, आपको जो सिखा रहा है तो वो ये बताता ना स्टीयरिंग ऐसी पकड़नी है, फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाओगे, सेकंड गियर आपको तुरंत लगाना है, थर्ड में आप ऐसा करना है, फोर्थ पे ऐसा करना है, क्लच दबाना है, आपको ये सिखाता है। आपको ये नहीं बोलता कि कार चलाते चलाते कभी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो स्टीयरिंग आपकी छाती में घुस जाएगी, आप वहीं मर जाओगे। आपको ये नहीं, कोई नहीं सिखाता, नेगेटिव चीज नहीं बोलता। आपको ये नहीं सिखाता है कि आगे वो बड़ी बड़ी वो सरिया लगे रहते ना ट्रक में, जो ट्रक चलते हैं, उसमें आके घुस जाओगे तो सरिया आपके आंख में घुस जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये बात कर रहे हो कि सब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लॉस की बात नहीं कर रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई भी चीज सीखना, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो लेदर की बॉल आपके सर में लग जाएगी, तो सर फट सकता है, आपको ये नहीं कोई बोलता। कोई भी चीज सीखने से पहले उसकी नेगेटिविटी कोई नहीं बताता। स्टॉक मार्केट में कोई बंदे ने नाम नहीं लिया कि स्टॉक मार्केट अरे लॉस हो जाता है, अरे लॉस हो जाता है। तो मैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस की बात ही नहीं करता। तो कोई मुझसे पूछता है ना सर कमा लेंगे क्या, मतलब बात की बात है, पहले सीख तो लो। मतलब गाड़ी अगर 120 की स्पीड में चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा वो बाद में डिसाइड होगा। पहले आप गाड़ी चलाना सीखो तो सही, उसको कंट्रोल तो बनाओ उसके ऊपर, फिर आप 120 के 240 पे भी चला सकते हो। देखो मार्केट में भी सेम वैसी है। मार्केट में हो क्या रहा है कि कोई भी स्टूडेंट आता है मेरे पास सीखने, सबसे पहले ये मुझसे पूछता है लॉस तो नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन उनसे रहता है किसने बताया कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। आज मेरे फादर है, मेरे फादर को पता है स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, पर मेरे फादर ने आज तक डीमेट अकाउंट भी नहीं ओपन हुआ उनका। अच्छा। उनने आज तक एक सिंगल शेयर नहीं खरीदा, ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट एफडी में है। पर मेरे पापा को पता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। बस यही होता है इस मार्केट में, जिनके डीमेट अकाउंट नहीं है, इन मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, कोई जो ट्रेड नहीं करता है, सबको पता है। मतलब जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है सबको पता है स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, पर एक्टिव ट्रेडर देखोगे तो 2 से 3% है। सर एक चीज पूछूंगा, जैसे कि आपने एफडीज की बात की, हमारे पेरेंट्स जो होते थे उनकी 15 साल 20-20 साल की एफडीज होती थी। आप क्या बोलते हो, अगर उनकी जगह आप होते तो क्या वो एफडीज करते? नहीं, अगर पुराना का टाइम देखते, अगर 90s 2003-4 से पहले भी देखते तब 10-12% एफडी होती थी, 5 साल में डबल हो जाता था, तो एक वो अच्छा इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पे। पर आज के टाइम पे देखें तो एफडी के इतने इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए कि, और कि अब के टाइम पे मेरे हिसाब से एफडी में इन्वेस्टमेंट करना इतना नहीं सही नहीं है। मतलब जैसे कि सपोज किसी के पास 2 लाख रुपए पड़ा है, तो वो एफडी करे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे? देखिए, अगर उनको एकदम फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस 2 लाख रुपए उनके पास रखे, उनको 2 महीने बाद कहीं यूज करना है उस फंड को, अगर ऐसा नहीं है तो एफडी से तो बिल्कुल दूर रहे। बिल्कुल हाँ, क्योंकि मार्केट में अगर आप पैसा डालोगे
तो 1-2 साल 3 साल में आपको रिटर्न दे ही देगा। बिल्कुल। बस थोड़ा सा नॉलेज आपको मार्केट का होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई भी शेयर उठा के पटक के छोड़ दिए। अभी एक पोर्टफोलियो मेरे हाथ में आया था, एक शेयर उनने खरीदा, जिस 150-200 पे शेयर खरीदा था, वो 850 रुपए तक गया, उसके बाद 450 रुपए तक आ गया। अभी भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं वो शेयर के साथ में। मतलब 200 रुपए का शेयर अगर 800 रुपए जा रहा है, उसके बाद वो 400 रुपए वापस आ रहा है, और मैंने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अच्छा। अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट में मैटर करता है एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है। सही है। तो एंट्री करना जितना मार्केट में इंपॉर्टेंट है, मार्केट से एग्जिट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 200 रुपए का शेयर 800 रुपए पे अगर आप बेच देते, 750 रुपए बेच देते, जो इन्वेस्टमेंट हुआ आता आपका वापस आता, अपन कहीं और इन्वेस्ट करते। सही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली लोगों ने टाइम के बेसिस पे डिसाइड करके रखा हुआ है। नहीं, मेरा भी वही है। हाँ, कि खरीद के हम बेचेंगे बाद में। अरे आपका शेयर ने एक कोई शेयर बाय करा है आपने, समझो 2025 में कोई 26 में कोई शेयर बाय करा है, 2028 तक आपने होल्ड करा, वो शेयर 1000 रुपए का शेयर 15,000 रुपए हो गया, 29 में वो शेयर 7,500 रुपए आ गया। नो डाउट आप आज भी प्रॉफिट में हो, क्योंकि 2000 पे आपने खरीदा था, आज भी प्रॉफिट में हो। पर 2000 से अगर 15,000 चले गया है, 1000 से अगर 15,000 चले गया, तो कितना प्रॉफिट था आपको? बिल्कुल, उसका आधा प्रॉफिट हो गया। नहीं, सिर्फ टाइम के बेसिस पे छोड़ दिया। नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो नहीं होता है कि टाइम के बेसिस पे आपने छोड़ दिया है और अब आगे चल के जब बूढ़े होंगे जब देखेंगे। दिस इज नॉट अ राइट वे, आई थिंक। सर एक चीज और सुनी थी, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग कुछ होती नहीं है। अच्छा। मतलब अगर मैं ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, आई एम ए प्रोफेशनल ट्रेनर बेसिकली, सेबी रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करूँ ना, टेक्निकल एनालिसिस की अगर आप बुक्स पढ़ोगे, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस की बुक मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स की बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें ओवर ट्रेडिंग चीज कोई डिफाइंड नहीं है। ओके। उस सब्जेक्ट में टेक्निकल एनालिसिस में ओवर ट्रेडिंग डिफाइंड नहीं है। हाँ, कोई सक्सेसफुल ट्रेडर होगा जिसने कोई बुक लिखी है, तो उसमें बोला होगा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सब बातें उसने लिखी होगी। तो वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। पर अगर टेक्निकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट की तरह में देखो, तो उसमें ओवर ट्रेडिंग डिफाइंड ही नहीं है जी। ठीक है, ये तो ट्रेडरों ने टर्मिनोलॉजी लेके आए। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग का ऐसा है कि अगर आप चार्ट के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो चार्ट अपने आप में इतने सक्षम है कि वो खुद ही आपको ओवर ट्रेड करने से मना कर देते हैं। बस आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि सर ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए ना। नहीं, मैं बोलता हूँ ओवर ट्रेडिंग कोई चीज ही नहीं होती। आपको चार्ट्स के बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेड करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ट्रेड से मतलब जब चार्ट बोलेंगे आपको बाय करना है, जब चार्ट बोलेंगे आपको सेल करना है। तो जब मार्केट अच्छा नहीं होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जब मार्केट अच्छा होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ, चार्ट्स के बेसिस पे अगर आपको 50 ट्रेड मिले एक दिन में, तो 50 ट्रेड करो। और चार्ट के बेसिस पे अगर 0 ट्रेड है किसी दिन में, तो आपको ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फोकस ऑन चार्ट्स। मतलब कि बाहर की दुनिया से ज्यादा चार्ट पे। अगर मार्केट यहाँ से 25,000 से मार्केट 30,000 पॉइंट तक की रैली ले रहा है, 4,000 पॉइंट की, और मान के चलो आने वाला 1.5 साल आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर आपको क्या सिखाया? ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो दिन में एक ट्रेड लो, 2,000 रुपए कमाओ, बंद कर दो। नहीं, चार्ट्स अगर बोल रहे बाय करना है तो आप 50 ट्रेड करो। चार्ट्स बोल रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, 0 ट्रेड करो, फोकस ऑन चार्ट। तो ओवर ट्रेडिंग नाम की कोई चीज नहीं होती जी। सर एक चीज और है, आज के टाइम पे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिनमें टिप्स आती हैं, सही होती हैं कि नहीं होती है, यूज करना चाहिए कि नहीं? हाँ, अब डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। अच्छा, देखो स्टॉक मार्केट में ना 2009, 10, 11, 12, 13 हम स्टॉक मार्केट वालों को बहुत इज्जत मिलती थी। मतलब हम लोग, आप विश्वास नहीं करोगे कि कोई भी कंपनी में आप रिसर्च की प्रोफाइल पे आप काम करोगे ना, तो आपको ना अदर डिपार्टमेंट वाले बहुत रिस्पेक्टफुली देखते थे, क्या इंटेलिजेंट लोग हैं ये। अच्छा, 10-12 साल में ऐसी कहानी चेंज हुई है कि आज मैं बोलता हूँ कि मैं एडवाइजर हूँ, तो फ्रॉड की कैटेगरी में आ गया। ऐसा क्यों सर? उसके पीछे रीजन यही है कि ये टेलीग्राम अनरजिस्टर्ड कंपनियां जो चल रही है, अच्छा, हर किसी के साथ में फ्रॉड हो रहा है। अब देखो, फ्रॉड तो हर फील्ड में होता है। कोई डॉक्टर है, कोई बैंकर है, कोई वकील है, कोई सीए है, हर प्रोफेशन में फ्रॉड होता है। पर हम लोग के प्रोफेशन वाला फ्रॉड क्या थोड़ा सा ज्यादा हाइप हो गया है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस खोलने के लिए देखो, अगर आपको कोई एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलनी है तो उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं जी। पर अगर स्टॉक मार्केट की एडवाइजरी खोलनी है तो आपके पास मोबाइल होना, एक मोबाइल अगर आपके पास है
तो चार्ट देख देख के 2 क्लाइंटों को आप सर्विस दे सकते हो। बिल्कुल। तो ये जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस बहुत इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। उस कारण से क्या, इस मार्केट में क्या अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स बहुत है, नो डाउट फ्रॉड हुआ है ट्रेडर्स के साथ में, पर यहाँ पे मैं ट्रेडर्स से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी कोई भी बंदा अगर आपको बोल रहा है कि मैं 2 महीने में आपको पैसा डबल कर लूंगा या मैं इतना कमा के दे दूंगा, तो आप प्रिकॉशन तो लो। मतलब जैसे अपन दवाई खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी चेक करते हैं ना, तो वैसे कोई भी एडवाइजर अगर आपको बोल रहा है तो उससे बोलो ना कि आपका सेबी सर्टिफिकेट भेजो, उसे वीडियो कॉल पे एक बार बात करो, उसका लोकेशन एक बार कंफर्म करो, कंपनी कहाँ पे वो कंफर्म करो। एक बंदा टेलीग्राम पे आपको मैसेज करता है कि मैं आपको फलाना फलाना कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दूंगा, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करवाऊंगा, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप वो 10 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, लॉस हो जाता है और फिर आप पूरे स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल्स को गाली देना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ट्रेडर्स से रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लो एक अच्छा एडवाइजर सेलेक्ट करने के लिए। टेलीग्राम खराब नहीं है, व्हाट्सएप खराब नहीं है, सोशल मीडिया खराब नहीं है, पर वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हर चीज को आप फॉलो नहीं कर सकते। तो वैसे हर एडवाइजर ऐसा है जिसको आप फॉलो करके उसकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ट्रेडर्स अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेना तो शायद तक स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल्स के लिए वो रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी। अच्छा सर, अभी जब भी कोई ट्रेडर बनने निकल रहा है या इन्वेस्ट करने निकल रहा है तो उसे कुछ गुरु मिलते हैं, कुछ फेक गुरुज, कैसे आइडेंटिफाई करें उन्हें? सबसे पहले तो इंडिया के हिसाब से बताओ तो इंडिया में एक रूल है कि आपको किसी को एडवाइस करना है, आपको किसी को बताना है कि कौन सा शेयर खरीदो बेचो, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करना है, उसके लिए आपको एक लाइसेंस लगता है। ठीक है। सबसे पहले आप लाइसेंस चेक करो, सेबी की वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफाई करो। अच्छा, कैसे करेंगे सर, क्या प्रोसेस रहेगी? आप सेबी गूगल पे जाओ, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या पोर्टफोलियो मैनेजर है, ठीक है, या रिसर्च एनालिस्ट है, तो वहां पे आप लिखोगे गूगल पे जाके कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, तो एक वहां पे एक सेबी की लिंक ओपन होगी, सबसे फर्स्ट लिंक, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे। आप जैसे अहमदाबाद में हो या मुंबई में हो, वहां पे लोकेशन डालो, ठीक है, या जैसे मैं हूँ एडवाइजर और आप मुंबई के हो, मैंने बोला मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, अच्छा, तो आप भोपाल लोकेशन में भोपाल डाल के सर्च करो, भोपाल में जितने रिसर्च एनालिस्ट होंगे सबकी लिस्ट आ जाती है। ओके। मेरा आप रजिस्ट्रेशन नंबर मांगो, जैसे मेरा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ मैं, तो INS 00006086 मेरा नंबर है। अच्छा, ये नंबर है, तो वो नंबर आप वहाँ पे सेबी की वेबसाइट पे डालो, वहाँ का तो पूरा मेरा एड्रेस सब आ जाएगा उधर। तो सर अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में कितने लोग होंगे? 23 रिसर्च एनालिस्ट है। ओके, भोपाल में। तो ये सब क्या आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं? प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, पर सेबी के कुछ ऐसे रेगुलेशंस अभी आए कि एडवाइजरी बिजनेस करना थोड़ा सा टफ हो रहा है। सर काफी टाइम से आपने काम किया, आपका पहला लॉस और पहला प्रॉफिट? मेरा पहला लॉस बहुत अनजाने से हुआ था। जैसे थोड़ा अनएथिकल किया था। कैसे किया था कि टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज खूब था, मतलब टचवुड उस टाइम पे तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था थ्योरेटिकल नॉलेज में, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, क्या डीमेट सेटलमेंट ये वो, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल खूब आता था, पर थ्योरेटिकल आता था। अच्छा, अब उस बेसिस पे क्या किया, क्लाइंट को कमिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस 50-50। अच्छा, बिल्कुल दबा के। तो अमाउंट क्या था वो भी बताना। हाँ बताऊँ, अमाउंट बताऊंगा ना। उस समय मेरी 3,548 रुपए सैलरी आती थी। अच्छा, पर मंथ। ठीक है, कौन सी ईयर की बात? 2009 की। ठीक है। 2008 से 9 की बात थी। अब हुआ क्या, क्लाइंट को पकड़ा, सर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना 50-50। अच्छा, ठीक है, नहीं 50-50 नहीं, लॉस की पूरी गारंटी मेरी थी। अच्छा, और प्रॉफिट पक्का कमा के दूंगा। अच्छा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% चार्ज करूंगा और लॉस पूरा मैं दूंगा। अच्छा, ये पहली डील थी मेरी क्लाइंट के साथ। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया सर? ये कॉन्फिडेंस मार्केट की खासियत है। मार्केट में जिस दिन डीमेट अकाउंट आपका ओपन हुआ, उस दिन से आप अपने आप को बहुत बड़ा रिसर्च एनालिस्ट और ट्रेडर समझने लगते हो। ठीक है, ठीक है, पर मेरे को थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज था। अब मेरे क्लाइंट ने बोला इससे अच्छी डील क्या हो सकती है कि लॉस आपका, ऐसे आपको पैसा लगाना है। तो भाई ने 5 लाख रुपए लगाए। 5 लाख? 2009 में 5 लाख रुपए लगाए। ये पहला क्लाइंट था? ये पहला क्लाइंट था मेरा। अब उस समय ना रजिस्ट्रेशन ना कुछ, की सैलरी के साथ 5 लाख रुपए के रिस्क। अब मैंने क्या, पहले वीक ट्रेड किया तो कुछ 7,500 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 15,000 का हुआ था, पर मेरा हिस्सा उसमें 50%, तो 7,500 में 7,500 उसके। ठीक है,
हालांकि मेरे साथ में हम 3 लोग थे, हम 3 लोग से 3 लोग के बढ़े रहे, तो हमने 7,500 रुपए तीनों बांट दिए। अब मेरे को बहुत अच्छा लगा, 3,500 रुपए सैलरी के ऊपर अगर 1,500-2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए तो मेरे वारे ना रहे। ठीक है। अब हुआ कि हमने ट्रेड करना स्टार्ट करा। 5 लाख के फंड प्लस उस समय मार्जिन का ऐसा रहता था कि आप रिस्क में फोन कर दो, रिस्क डिपार्टमेंट होता था हर ब्रोकिंग फर्म में, और ये अकाउंट में लिमिट ओपन कर देना, तो 20 टाइम 30 टाइम 40 टाइम लिमिट ओपन हो जाती थी। अच्छा। तो 5 लाख का फंड था। हमने रिलायंस इंफ्रा का फ्यूचर था कि पता नहीं कौन सा था, 40 लॉट बाय करे थे। अच्छा। 40 लॉट अच्छा बाय करे थे हमने, मेरे को लॉट साइज भी अब याद नहीं है। और ये टिप आई थी हम लोग के पास लुधियाना से। अच्छा। कि रिलायंस का फलाना फलाना शेयर इतना जाएगा। अच्छा, ये टिप वो टिप भी आई थी। अच्छा। वो टिप पे मैंने भी काम किया था। और उसमें मुझे मार्केट गिरा, कुछ 12.5-13 लाख रुपए का लॉस हुआ था। अच्छा। 2 दिन के अंदर। ओके। बस क्लाइंट से हमने मार्जिन भी डलवा दिया था। अच्छा। तो डेबिट खड़ा भी हो गया था, डेबिट भी क्लियर करवाना था, सब कुछ करना था। तो उस समय मैंने अपनी जेब से 3.5 लाख रुपए मेरा हिस्सा मैंने पे किया था क्लाइंट को। अच्छा, बाकी 2 लोगों ने और दिया था। 12.5 लाख रुपए थे, 3.5 लाख रुपए मेरे हिस्से में आए थे। उनको याद है आज। 3,500 की सैलरी, 3,500 रुपए, 1,500 का प्रॉफिट, 1,500 रुपए का 3.5 लाख का लॉस। तो ये है ट्रेडिंग, और ये टिप के कारण हुआ था। उस ट्रेड में हमें करीब से करीब 1.5-2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा। पर वो अगर ट्रेड चल जाता तो करीब से करीब हम लोग को 40-50 लाख का प्रॉफिट होता। ओके। पर बस वही लगने थे उस टाइम में। ये झटका जब मेरे था, उस दिन के बाद कान पकड़ लिए थे कि ये मार्केट मजाक नहीं है। इस मार्केट में आपको खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको खुद को सीखना पड़ेगा। फिर मैं उस दिन के बाद मैं करीब मान के चलो, फिर उसके बाद मेरा रिसर्च में हुआ। जब मेरा रिसर्च में हुआ फिर उसके बाद मैं 2013-14 में भोपाल आ गया वापस। पर मैं हूँ आज भी करीब 8-9 घंटा मार्केट के बाद चार्ट देखता हूँ। अच्छा, इससे सर अब बात आ जाती है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट बताइए अब। प्रॉफिट कमाया अच्छा यार। मैं सेगमेंट नहीं बताऊंगा, पर ट्रेडिंग करके मैंने अच्छा कमाया। नहीं, पहला प्रॉफिट। अच्छा, पहला प्रॉफिट मोटिवेट हुए कि नहीं अब बढ़िया जा रहा है। असल में ट्रेडिंग की जर्नी मेरी इनिशियल लाइफ में ज्यादा नहीं रही है। जब ये लॉस हुआ था, अब कवर तो करना था कहीं ना कहीं से, तो मैंने करीब 3-4 महीना फिर मैंने काम नहीं करा था। क्यों नहीं काम करा ही नहीं था, मतलब मेरी हालत ही नहीं थी। पैसा ही नहीं है, क्योंकि पहले तो पैसा देना था, उनको अरेंज करके पैसा दिया, फिर पैसा वो चुकाना था। फिर करते करते मैंने कमोडिटी में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। फिर मुझे याद है वो भी क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि 9 से लेकर 3:30 तक मेरे को टाइम नहीं मिलता था। 3:30 बाद कमोडिटी मार्केट में मूवमेंट आता था, जब यूएस मार्केट शाम को ओपन होता था, तो कमोडिटी में कराया था। फिर कमोडिटी का जब ट्रेड मैंने स्टार्ट किए थे, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो सर अभी फुल टाइम ट्रेडर हो? नहीं, फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड हूँ ना। अच्छा। तो फुल टाइम ट्रेडिंग तो अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों सर? अलाउ तो है, पर उसके कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। मतलब इसमें ऐसा है कि जो मैंने अभी इस पॉडकास्ट में बोल दिया कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करना है। अच्छा। तो वो शेयर में आने वाले 30 दिन तक अपने खुद के पर्सनल अकाउंट या मेरे फैमिली फ्रेंड्स में बाय नहीं करवा सकता मैं। ऐसा क्यों? ये रूल है। अच्छा। सेबी ने बोल दिया तो रूल है। तो ये रूल के कारण फिर उसमें कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं पर्सनल ट्रेडिंग तो करता नहीं हूँ, पर हाँ मैं मतलब ओवरसीज कुछ कंपनीज है, दुबई में कुछ कंपनी है, तो उनको मैं रिसर्च सपोर्ट देता हूँ। अच्छा, एडवाइस देते हैं। हाँ, मतलब उनको कंसल्टेंसी है पूरी मेरी रिसर्च में, तो पूरी रिसर्च उनको देता हूँ मैं। दुबई में है और अच्छा रिटर्न है उनका, मतलब लास्ट 2 मंथ के रिटर्न करीब 50-60% है मेरा। क्या रूटीन है सर आपका? रूटीन बड़ा खतरनाक चल रहा है अभी तो, जब से दुबई की कंपनी से टाई अप हुआ है मेरा। सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ अभी मैं, क्योंकि 4:32 से ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं फॉरेक्स के। तो दुबई की कंपनी को सपोर्ट करना पड़ता है, तो सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। 4:30 बजे उठ के करीब 8-8:30 तक उन लोग से बातचीत चलती रहती है फोन पे कंटिन्यू। फिर करीब 9 बजे ऑफिस पहुंचना रहता है। ठीक है। तो फोन पे बात करते करते सब नहाना धोना 9 बजे, इसलिए क्योंकि मार्केट 9 बजे चालू होता है। मैंने कई बार अपनी बात होती तो आप बोलते हो कि अभी कल तो मेरा मार्केट है, मार्केट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मार्केट से कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, बिल्कुल 9 से लेके 3:30 तक कंटिन्यू
चार्ट्स के सामने। तो कितने घंटे चार्ट देखते हैं सर? आज भी। हाँ। अभी तो अगर देखो तो रात को हम्म। 1 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक सिर्फ चार्ट नहीं देखता हूँ। रात को 1 से 3:30 बजे तक सिर्फ चार्ट नहीं देखता हूँ। अच्छा। अदरवाइज अच्छा, आपने टाइम भी बताया कि इस टाइम नहीं इस टाइम नहीं देखता हूँ। बाकी सारे ये 4 time घंटा में चार्ट नहीं देखता हूँ क्योंकि नींद लग जाती है। हाँ अदरवाइज मेरा चार्ट हमेशा साथ में, आईपैड रहता है मेरे हाथ में हाँ हाँ और मोबाइल रहता है हाथ में। हाँ। मतलब मैं कार भी चला रहा हूँ तो आईपैड वहाँ पे चालू हो जाता है। बाइक पे भी कभी चला रहा हूँ तो मोबाइल में देखता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली। चार्ट्स तो बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब 20-22 घंटे मान के चलो आज भी चार्ट देखता हूँ। अच्छा। और वो नहीं देखो तो मेरे खुद को मन नहीं आता। मतलब किसी फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ तो लोग रील देखते बैठते हैं, मेरा ऐसा रहता है मैं चार्ट देखता रहता हूँ। क्योंकि चार्ट देखने से क्या होता है कि आपको उसके स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर समझ में आता है। मतलब मैं अपने स्टूडेंट को एक एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि नाग और नागिन कि नाग को मार दो तो नागिन क्या आपकी फोटो खींच लेती है। ये पिक्चर भी देखी होगी आपने। नागिन को मार दो तो नाग आपकी फोटो खींच लेता है आंखों में। तो वैसे जब मैं चार्ट्स देखता रहता हूँ, वो चार्ट्स जैसे चलते रहते हैं तो उनका जो बिहेवियर आता है वो कहीं ना कहीं, अगर आप चार्ट फ्रीक्वेंटली देखते रहो ना तो वो बिहेवियर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या वो फीड होते जाता है। वो वैसा बिहेवियर कभी चार्ट पे आपको दिखता है तो तुरंत आप वैसा रिएक्शन उसमें ले सकते हो। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर सही में आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो जितना चार्ट्स के साथ आप टाइम स्पेंड करो, क्योंकि चार्ट्स आपसे बात करते हैं। मैं सबसे बोलता हूँ जैसे चार्ट्स अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ या तो नीचे जाने के लिए। नहीं, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, आप चार्ट बना के ड्रॉ करके सिखाते हो। तो क्या प्रोसेस है वो ऐसा है कि चार्ट के स्ट्रक्चर्स में मैं बिहेवियर रीड करना सिखाता हूँ। मेरी वो नहीं कि RSI 30 से ऊपर गया तो बाय कर लो, मतलब नंबर्स नहीं, प्रैक्टिकली ड्रॉ करके। मैं कोई भी चीज सिखाता हूँ ना, मेरी फिक्स डिफाइंड नहीं है। कैसे कि ट्रेंड कोई भी एक कंसोलिडेशन फाइंड आउट करने के लिए 5 पॉइंट होना जरूरी है, नहीं 5 पॉइंट नहीं होना चाहिए। उसको कॉन्सेप्चुअली सुनो। जब तक 3 से 4 पॉइंट बनेंगे नहीं वो कंसोलिडेशन कहलाएगा नहीं ना। तो आप लर्न क्यों करो, क्योंकि कंसोलिडेशन तो सालों का होता है जिसमें 5 नहीं 100 पॉइंट भी है ना। तो मेरा फोकस ये रहता है कि आप कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप करते चलो। तो जो मैं हाथ से ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझसे पूछोगे ना मारुति का रेट क्या है मेरे को नहीं पता। अच्छा। टाटा मोटर्स का रेट कितना है मुझे नहीं पता। आप मुझे पूछोगे निफ्टी कितने पे क्लोज हुई है मुझे नहीं पता। पर आप मुझे चार्ट ओपन करके दे दोगे तो मैं बता दूंगा ये मारुति का चार्ट है। आप नाम छुपा लो, आप नाम छुपा लो, तो मैं बता दूंगा ये निफ्टी का चार्ट है। ओके। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। कितने साल से देख रहे हैं सर चार्ट? 20 साल हो गए, 19 साल हो गए ऐसा। तो सर प्री प्रिपरेशन क्या होती है? प्री प्रिपरेशन होती है कि 9 से लेके 3:30 बजे तक अगर आपने CNBC और किसी से पूछ के ट्रेड करा है तो आप सक्सेस नहीं होगे। ठीक है। प्री मार्केट एंड द पोस्ट मार्केट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2600 स्टॉक्स है NSE में और 4,500 प्लस स्टॉक है BSE में। चलो आप BSE में ट्रेड नहीं कर रहे हो, NSE में ट्रेड कर रहे हो। NSE में 2600 में से भी 1500-1600 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो आपको मार्केट के बाद, मार्केट के पहले आपको लाइव मार्केट के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि कल कौन से चार्ट के स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं जो मैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में उसमें ट्रेड करूंगा। तो वो प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 से लेकर 3:30 तक आप स्टॉक सेलेक्ट करके अच्छा स्टॉक फाइंड आउट करके ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि समझो आपने 9-9:30 बजे कोई ट्रेड ले लिया तो आधे से, मतलब वो ट्रेड अगर 2 घंटा चला तो आपका कहीं मन नहीं लगता। ठीक है। आप वो ट्रेड ही देखते रहते हो जब तक आप स्टॉक देखोगे नहीं। तो स्टॉक कब देखोगे फिर आप वो स्टॉक जब देखोगे जब मार्केट ऑफ रहेगा, क्योंकि अगर आपका ट्रेड ओपन है तो आपका कहीं मन नहीं लगता। बिल्कुल। ठीक है। तो वो उस टाइम में मल्टीपल स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए कि एक ट्रेड हुआ वो खत्म हुआ, दूसरा ट्रेड आपके पास होना चाहिए, वो खत्म हुआ, तीसरा ट्रेड होना चाहिए। तो वो प्री मार्केट है तो पोस्ट मार्केट प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्ट्रांग हुई तो आप पता चल रहा है 9:30 बजे 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 10 बजे तक तो आप सब प्रॉफिट करके सब बाहर निकल सकते हो अगर वो स्ट्रांग है तो। सही है। सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा। सुन के अच्छा लगेगा थोड़ा सा। हाँ। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ना निर्मला सीतारमन जी के लिए। अच्छा। वो डिसाइड करती है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। अच्छा। अब पहले जैसे 3 साल पहले तक शॉर्ट टर्म था। हाँ। उसके बाद लॉन्ग टर्म था। अब उनने साल भर कर दिया। अच्छा। शॉर्ट टर्म। हाँ। साल भर के बाद लॉन्ग टर्म।
हाँ, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो निर्मला सीतारमन जी को टैक्स हाँ, लगाने के लिए है कि हाँ, शॉर्ट टर्म हाँ, हाँ, कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। हम्म, बाकी चार्ट्स जो होते हैं वो हम्म, आपको बताते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन में कितने महीनों में जाएगा। हम्म, वैसे तो चार्ट डिसाइड करते हैं हम्म, कि स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो कितना समय लग रहा है, क्या डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है चार्ट्स के ऊपर। ठीक है। तो वैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ नहीं होती, हम्म, वो तो मजबूरी हो गई है लोगों की। हम्म, हर ट्रेडर की इच्छा होती है कि मैं रोज पैसा कमाऊं, ठीक है। तो शुरुआत में जो पैसा डालते हैं हम्म, वो रोज कमाने के चक्कर में जीरो कर देते हैं। हम्म, ठीक है, फिर पैसा डालते हैं फिर जीरो कर देते हैं, हम्म, फिर पैसा डालते हैं फिर जीरो कर देते हैं, हम्म, फिर फाइनली जो पैसा बचता है उससे कुछ शेयर्स लेके वो पटक के छोड़ देते हैं और फिर तो कुछ महीनों में उसमें प्रॉफिट होता है तो वो थोड़ा सा और पैसा डालते हैं। तो फिर उनको अच्छा लगता है कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर उनकी ट्रेडिंग उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि वो इस परिस्थिति से निकले ना कि उनको लगता है यार लेके पटक दो तो पैसा मिल जाता है फिर। अच्छा, इसी चीज से रिलेटेड कि बिगिनर जो हैं उन लोगों को या कोई भी ट्रेडर है उसे रोज प्रॉफिट का टारगेट रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। हाँ, बस अगर वो मेहनत करने को रेडी है तो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है। अब ट्रेडर क्या करते हैं, आप चाय सुट्टा बार पे चले जाओ, बिल्कुल कोई भी चाय की दुकान पे चले जाओ, वहां पे बैठ के 4 लोग मिलकर ट्रेड कर रहे मोबाइल पे, पबजी खेलते हुए। हाँ जैसे पबजी खेलते हैं ना वैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। मोबाइल उठाया ट्रेडिंग कर ली। अरे मार्केट को थोड़ा रिस्पेक्ट दो, मार्केट बहुत रिस्पेक्ट देगा आपको। तो अगर कोई बिगनर ट्रेडिंग है तो उसको ऐसा लेना पड़ेगा इस मार्केट को बहुत सीरियसली। जी। कैसे कि जैसे हाँ मेरे को ट्रेडर बनना है, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले मेरे को सीखना पड़ेगा। ठीक है। क्या सही चीज सीखना है, कितना सीखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज आप समझो, उसके हिसाब से आप देखो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। अभी क्या हो रहा है कि पैसा डालते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और पैसा जीरो कर लेते हैं और मार्केट को गाली मारना स्टार्ट करते हैं। जी जी। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आजकल के ट्रेडरों की, कोई स्पेशली इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेडर। अच्छा। सुन के उनको बुरा लगेगा पर ये रियलिटी है। ठीक है। एक लॉट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, या 2 लॉट में ट्रेड करेंगे, 1000-1200 रुपए का प्रॉफिट उनको बुक करना है। और 1000-1200 तो ज्यादा बोल दिया इंडेक्स ऑप्शन के लिए, 700-800 रुपए का प्रॉफिट बुक करना है उनको। ये इंटेंशन रहता है अच्छा। हर इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेडर का जो 1-2 लॉट में काम करते हैं। हाँ, जो मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं 3-4 हजार रुपए का उनको प्रॉफिट डेली का चाहिए रहता है। ठीक है, वो 2-3-4 हजार रुपए, 800 रुपए के प्रॉफिट के लिए इस दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस, अच्छा, उसका एनालिसिस करते हैं। वो चिंता में ये रहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी में क्या होने वाला है। ओके। अब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एनालिसिस कर रहे हो आप 800 रुपए प्रॉफिट के लिए। अच्छा। तो ये मजाक जो लोग कर रहे हैं ना मार्केट से, ये उनको पेन दे रहा है एक्चुअली। अभी किसी को पता नहीं है। अब जैसे ऑप्शंस के ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं, उन्हें समझा है कभी ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? बस किसी ने यूट्यूब पे या कहीं पे आके ज्ञान दे दिया ओपन इंटरेस्ट देखो, सब ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। फेक गुरुस बोल सकते हैं। अब मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो XYZ इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आए थे। ठीक है। तो जब मैं उनको पढ़ा रहा था तो वो उनको डाउट हो रहा था कि ये क्या पढ़ा रहे। अच्छा, बोलते सर ये ऐसा था क्या? तो फिर मैंने एक बुक खोल के दिखाई टेक्निकल एनालिसिस की। मतलब जो मेरी फेवरेट बुक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न, थॉमस बोल्वस्की की है। वो 3rd एडिशन है, पहले 2 एडिशन मैंने पढ़ चुके हैं। 3rd एडिशन में थोड़ा सा अपडेट आया था तो मैंने वो लिया था, बुक ली थी मैंने, फिर मुझे 8,500-9 हजार की पड़ी थी वो। अच्छा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न, थॉमस बोल्वस्की, ये पढ़ना बहुत अच्छी बुक है, हर ट्रेडर को पढ़ना चाहिए। ठीक है। वो बुक में खोल के दिखाया। अच्छा, ये देखिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो बोलते सर हमें तो ऐसा बताया था। अब मैं वो बंदे ने क्या बताया वो मुझे नहीं पता, पर ये तो ऐसा है। हम जिस सिटी में बैठे हैं वहाँ पे थोड़े ज्यादा अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, स्टॉक मार्केट में सबसे पहले होता क्या है कि जिसने डीमेट अकाउंट ओपन किया ना और जिसने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया, रात को जाके CNBC देख लिया और 2 यूट्यूब के वीडियो देख लिए, अब मेरे को सब समझता है। बस मार्केट सीखने में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है आज भी। मतलब बात करना है, क्या करना है मार्केट में, ऐसा कमाना है, कितना कमाना है सर, अच्छा 15-20-25 करोड़ रुपए कमा ले। और फीस में अगर बोलता हूँ कि मेरी 25,000 रुपए फीस है तो बोलते 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। मैं बोलता हूँ हाँ दे सकते हो बेटा। अच्छा। बोलते सर 15,000 कर लो।
बात कर रहे हैं करोड़ों कमाने की, और लर्निंग पे पैसा लर्निंग पे पैसा नहीं देना है। आज मैं अपने ट्रेडर बच्चों को बोलता हूँ ये बुक खरीद लो, हाँ सर 8,000 रुपए की है। अब एक मेरे पास स्टूडेंट आया था, उसने बताया सर 2 दिन बाद फीस दूं तो चलेगा। और मेरा क्या फीस को लेके ना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता। मैं इतने स्टूडेंट पढ़ा दिए हैं, किन्ने बोला सर पैसा नहीं है तो मैंने उनको ही पढ़ा दिया है। ये रिकॉर्ड मार्केट में आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। हाँ, तो एक बच्चा ऐसे 2 दिन बाद फीस दूं, बोला अरे तो आराम से दे, तू पढ़ ले। 2 दिन का 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ। अब मैंने तो उसको बोला नहीं, पर अब मेरे सेल्स वाले बंदे उन्होंने उसको टोक दिया फीस का, फिर उसने आना बंद कर दिया। अच्छा, तो मैंने उसको पूछ तो कि मतलब फीस के चक्कर में नहीं आ रहा है क्या? फीस के अगर चक्कर में नहीं आ रहा है तो आजा। हाँ। तो ये 2024 में जो इलेक्शन हुए थे ना, हाँ, इलेक्शन के डे के दिन थोड़ा सा मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो गया था। सब लोग सोचे थे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ने नीचे मार दिया। उस दिन उसको 2.25 लाख रुपए का लॉस हुआ। अच्छा। और मेरे को वो फीस देने वाला था, ज्यादा से ज्यादा 16,000 रुपए फीस देने वाला था। अब वो लड़के ने 2.25 लाख का लॉस कर लिया, पर 16,000 की फीस नहीं दी। ओके। अगर वो फीस मतलब मैं ये नहीं बोलता, पर फीस के चक्कर में उसने आना बंद कर दिया। आना बंद कर दिया, फिर ट्रेडिंग करी, 2.2 लाख का लॉस हुआ उसको। भले मेरे को फीस नहीं देता वो, पर अच्छे से सीख लेता तो 2.2 लाख रुपए हो सकता बच जाते थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिंग करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे ट्रेडिंग व्यू बहुत एक मिनिमम सॉफ्टवेयर है। मिनिमम सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करना चाहिए। जैसे मैं थॉमसन रिटर्स यूज करता हूँ, जिसका मतलब $200-250 पर मंथ उसका सब्सक्रिप्शन लगता है। ट्रेडिंग व्यू एक मिनिमम बेसिक सॉफ्टवेयर है, हालांकि एडवांस से अच्छा वो भी, पर उसके चार्जेस कम है। महीने के 2-2.5-3 1,500 2,500 रुपए 900 रुपए में मिल जाता है। टैक्सेस मिला के 1100-1200 मिल जाता है। 10-10 लाख का पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं, तो 1100 रुपए देने में उनको दिक्कत होती है। सेम सर हमारी फील्ड में भी है, लोगों को पैसा कमाना, पर पैसा कमाना बस वही तो वही बात है। रिसोर्सेज में पैसा नहीं खर्चा करता। मतलब मैंने देखा हुआ है कि 1-1 लाख 2-2 लाख दिन भर में लॉस कर देंगे। तो हम आपको बोलते हैं कि हमारी एडवाइजरी फीस 2,000 रुपए है, वो नहीं देते। बिल्कुल। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता था, अच्छा, बहुत पहले, जिसमें मैं लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन देता था। वो ग्रुप में करीब से 280-290 लोग थे, और सक्सेसफुली रिकमेंडेशन चल रहा था। 1.5-2 साल से ग्रुप चल रहा था मेरा, 1.5-2 साल से। कोई फीस नहीं चार्ज करता था, कुछ भी नहीं करता था। अब एक दिन मैंने क्या हो गया, वहां पे लिखा कि ये शेयर दिया था, किसने किसने बाय किया, तो रिस्पांस नहीं आया मुझे। तो 280-90 लोग थे, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। सबके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे अच्छे थे, कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने ठीक है, मैं कुछ दिन और चलाया उसको, अच्छा 2-2.5-3 साल चलाया, सब बहुत खुश थे। मैंने वहां पे डाल दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप अगर ये मेंटेन करना है अपन को, तो मैं आई विल चार्ज 99 रुपीज। अच्छा, महीने का। कितना? 99। आप विश्वास नहीं करोगे, 280 रुपए में 80 क्लाइंटों में से एक भी ने भी मेरे को 99 रुपीज तक नहीं पे करे। अब आप सोचो, और बल्कि 2-2.5 साल से करीब अच्छा खासा कमा के बैठे हैं वो 99 रुपीज महीना देने को रेडी नहीं है कोई। तो ये जो ट्रेडर्स की भी टेंडेंसी है ना, ये भी कहीं ना कहीं उनको लॉस देती है। अच्छा, एक चीज और है सर, हमारी मार्केटिंग फर्म है, मेरे पास कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं शेयर मार्केट से। उनका ये बोलना होता है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, हमें उसमें मेंबर्स चाहिए। तो मेटा की पॉलिसीज वगैरह हैं कि डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक नहीं लगता, तो वो लैंडिंग पेज बनवाते हैं, उसमें टेलीग्राम का लिंक रहता है, ऐड से लोग लैंडिंग पेज पे जाते हैं, वहां से ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो पर्पस क्या होता है ये भीड़ इकट्ठा करने का? भीड़ इकट्ठा करने का पर्पस ये रहता है कि मोस्टली टेलीग्राम चैनल्स के जो मैंने देखा हुआ है, हमने एक्सपीरियंस करके रखा हुआ है, कि उनके मल्टीपल ऐसे लैंडिंग पेजेस होते हैं। हाँ, मल्टीपल जो बैन भी होते हैं, एक बैन होता है दूसरा चालू करते हैं, एक बैन होता है दूसरा चालू करते हैं, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस होते हैं जी। एक लैंडिंग पेज पे उन्होंने क्या किया, बैंक निफ्टी को बाय करने को बोल दिया। हाँ, ओके। और एक लैंडिंग पेज पे उन्होंने बोल दिया, मतलब दूसरे टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने बोल दिया बैंक निफ्टी को सेल कर दो। ओके, मतलब एक ही फर्म दो अलग अलग टेलीग्राम चलते हैं उनके, अलग अलग लोकेशन पे चलाते हैं। ठीक है। एक में बोल देते बाय करो, एक में बोल देते सेल करो। ओके। अब मार्केट का काम ही है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है। अगर नीचे चले गया तो वो टेलीग्राम वालों से पैसा ले लिया। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में नीचे चले जाता है, तो उनसे पैसा ले लिया।
सेकंड हाफ में ऊपर चले गया तो उनसे भी पैसा ले लिया। ओके, तो वो मोस्टली टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ये काम सबसे ज्यादा ये कहीं ना कहीं तो फ्रॉड की कैटेगरी में ही आ रहा है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, देखो कोई भी बंदा अगर आपके पास आया जिसने बोला मेरे को फलाना फलाना लैंडिंग पेज ऐसा करके टेलीग्राम पे मेंबर चाहिए, अगर कोई बंदा आया उससे बोला सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या आपके पास, अगर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उसके पास मतलब वो फ्रॉड की कैटेगरी। बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग आए जिनका कोई नंबर तो नहीं था, वो कहते थे कि आपके एड मैनेजर से ही चला लो। मैक्सिमम काफी लोग आए हैं ऐसे, कुछ ऐसे भी आए हैं जो रजिस्टर्ड थे, तो उनको एक सिस्टम, एक प्रोसेस होती थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अभी सिल्वर काफी ट्रेंड में है। एक साथ 1 से 4 लाख तक वो बढ़ा और एक दिन में 1.25 लाख पॉइंट गिर गई, 1.5 अप्रोक्स गिर गया। क्या था ये? अब मार्केट में यहाँ पे सोशल मीडिया का रोल आता है। सिल्वर बढ़ी क्यों? किसी ने सबने बोल दिया कि सिल्वर इसलिए बढ़ी क्योंकि वो सोलार में यूज होने लगी है। बिल्कुल, उसका प्रोडक्शन कम है, चिप्स में यूज हो रहा है, चिप में यूज हो रहा है, बाय प्रोडक्ट है वो। सिल्वर का डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं होता ना, मतलब वो सिल्वर पूरी निकलती है, वो बाकी मेटल्स का बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट कम है। आने वाले टाइम में क्या होगा कि सिल्वर मतलब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और सबसे अच्छा सोशल मीडिया पे चलने लगा, सिल्वर हो जाएगी 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। अगर सिल्वर का चार्ट अगर देखो तो 1980s में भी सिल्वर एक बार बहुत हाई जाके पूरी नीचे आ चुकी थी। अच्छा, ये पहले हो चुका है? पहले हो चुका है, ये सिल्वर का नेचर है। ओके। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं जो टेलीग्राम पे आके और ये सोशल मीडिया पे आके चिल्ला रहे हैं कि सिल्वर 6 लाख हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी, पर ये आके कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि सिल्वर का नेचर है कि अगर वो 3 लाख पॉइंट बढ़ी है तो वहां से 2 लाख पॉइंट गिरने एक दिन में गिर भी सकती है। उसका एग्जाम्पल आपने फ्राइडे देख लिया होगा। जी बिल्कुल, गए ऊपर, नीचे डंप हुआ, ये सिल्वर का नेचर है। जी जी जी। तो टेलीग्राम पे इतना मतलब सोशल मीडिया पे इतना कॉन्फिडेंटली लोग कैसे बोल देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सिल्वर यहाँ जाएगी वहां जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेडर को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो हाईली वोलेटाइल रही है। मतलब एक टाइम तो हम लोग का ऐसा था 2008-9 में सिल्वर के रेट नहीं दिखते थे, जो बाय सेल होता था ना, तो सिल्वर के रेट, जैसे कोई भी जो डीलर होता है, कभी किसी ने पूछा सिल्वर कितनी चल रही है, तो हम लोग बोलते थे 28,500, 28,510। तो हम लोग पहले ये रेट दिखते नहीं था हम लोग को, 50-60 पॉइंट का ऊपर नीचे आता था। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं अभी कि सिल्वर खरीद के रख लेना चाहिए, हाँ, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? सिल्वर खरीद के रख सकते हो, नो डाउट आगे चल के सिल्वर थोड़ी सी और बढ़ेगी भी। पर सिल्वर को अगर नेचुरली ट्रेडिशनल वे में देखा जाए, जब उसे परचेस करके सेल करते हैं तो वो प्रॉफिट कभी नहीं होता जो गोल्ड में होता है। नहीं, फिर वही मार्केट में एंट्री और एग्जिट मैटर करती है। हाँ, अगर प्रॉपर एंट्री एग्जिट करो तो सिल्वर में पैसा ज्यादा बनता है। अभी मेंटेलिटी ये है कि सिल्वर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर आज मैं 1 लाख में परचेस करूंगा तो शायद कल मैं 5 से 6 लाख कमा सकता हूँ। नहीं, कमा सकते हो अगर प्रॉपर टाइम पे एंट्री एग्जिट करा तो। हाँ, देखो मार्केट में सिर्फ सिल्वर नहीं। अच्छा, ये एक सही एग्जांपल होगा कि लोग एग्जिट नहीं कर पाए। एग्जिट ना करना, हाँ, मतलब मार्केट से ओवर एक्सपेक्टेशन करना। आप कौन सा बिजनेस है जो आज 1 लाख रुपए लगा रहे हो, आपका 3 दिन में 10 लाख हो रहा है, कौन सा ऐसा बिजनेस है? पर मार्केट 1 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए भी दे रहा है आपको, तो आप बुक करो ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट से ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन। ये मार्केट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अरे खूब कमाना है। मार्केट में प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, लॉस इज लिमिटेड। पर बहुत अचंबा वाली बात है कि जब लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो जो अनलिमिटेड चीज है लोग ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो अनलिमिटेड चीज है ना, लोगों को कमाना भी उससे अनलिमिटेड है। देखा जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू जो एक बनाया जाता है कि सब एकजुट में आ जाते हैं। एक इंसान बोल रहा है सिल्वर सिल्वर, तो सब बोलेंगे सिल्वर सिल्वर, पर डिटेल में कोई जाके ना पढ़ना चाहता है ना समझना चाहता है। एक इससे रिलेटेड आजकल रील्स को लेके, रील्स के बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं। हाँ, मतलब कल सुबह मार्केट में कौन सा शेयर बाय करना है, उनके प्री डिसाइडेड वो है पेजेस हैं। उस पेजेस पे जाके उन लोग का डिसीजन हो जाता है कि कल मुझे मार्केट में क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको चार्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो इसी से एक रिलेटेड एक और चीज है, जैसे यूएस ने अभी अपने फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कम करने वाला है।
तो उसकी भी बहुत चर्चा चल रही है स्टॉक मार्केट में कि वो क्या है, थोड़ा उसको समझाइए आप। देखिए, ये समझाने से पहले 2006 से पढ़ना स्टार्ट किया, 2008 से मार्केट में लाइव हूँ। ठीक है। 2008 से लेके 2025 तक मार्केट का ऊपर जाना और मार्केट के नीचे आने के 3 से 4 रीजन है। ठीक है। ये सब ट्रेडर अच्छे से सुन ले। मार्केट का ऊपर जाना और मार्केट के नीचे आने के 3 से 4-5 रीजन है। ठीक है। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कब कम होगा, कब घटेगा, कब बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तीसरा वॉर सिचुएशन, इसने उसको ठोक दिया, उसने उसको ठोक दिया। चौथा पांचवा डॉलर प्राइसेस। ठीक है, ऑयल के प्राइसेस। बस ये 4-5 चीजें हैं जो को आज अगर सिल्वर गिरी है, गोल्ड गिरा है, सिल्वर बढ़ा है, या स्टॉक मार्केट गिरा है, या स्टॉक मार्केट बढ़ा है, रीजन क्या है? डॉलर के रेट बढ़ गए। रीजन क्या है? ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। रीजन क्या है? एफआईआई ने पैसा निकाल लिया। तो यही एक रीजन पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ। ठीक है। सबसे सबसे पहले इन्वेस्टरों को इन सब चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। अब रही फेड का का एक तो चेयरमैन चेंज होने वाला है। ठीक है। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है सर? चेयरमैन क्यों चेंज हो रहा है? मेरे को इसको रिलेटेड भी कुछ चीजें मैंने सुनी है ट्रम्प को लेकर। तो क्या है वो एक्चुअल चीजें, क्या है? अब एक्चुअल चीजें तो देखो सर, हमें भी जो भी न्यूज आ रही है ना, तो ये लोकल चैनल से मिलती है। ठीक है। एक्चुअल में क्या कैलकुलेशन चल रहे हैं वो अपन को नहीं पता चलते। देखो ये रियलिटी है। आपको न्यूज वो बताई जाती है जो आपको मतलब चाह रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए। पता होनी चाहिए। आपको न्यूज वो नहीं पता ही चलती कि जो एक्चुअल न्यूज होती है। वो एक्चुअल न्यूज अगर आपको बता दी तो फिर तो आपका रिएक्शन ही अलग रहेगा। पॉलिटिक्स के लिए भी, पॉलिटिशियंस के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। देखो जो स्टॉक मार्केट है वो अगर मतलब स्टॉक मार्केट नहीं, कोई भी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हो गई, जापान की इकोनॉमी हो गई, यूके इकोनॉमी हो गई, यूएस इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, अगर वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से चले, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से, डिमांड एंड सप्लाई, ये थ्योरी वो थ्योरी, सब ये थ्योरीज से चले, तो हर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जी जी। पर हर कंट्री की जो इकोनॉमी होती है ना, वो जियोपॉलिटिकल के बेसिस पे चलती है। हाँ, पॉलिटिकल, सॉरी नॉट जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बेसिस पे चलती है। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? अब जैसे यूएस में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उन लोग को क्या पैसा दिया जाता है। अब वो पैसा उनके पास टैक्स पेयर के थ्रू आता है। बिल्कुल। वो अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए स्पेंड कर सकते हैं, पर वो उन लोग को देना पड़ता है। अच्छा, अपने इंडिया की बात करें कि इंडिया में लाडली बहन योजना, ठीक है, अभी बिहार के इलेक्शन में 10-10 हजार रुपए बांटे। तो ये क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ज्यादा खोखला करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के चक्कर में पॉलिटिशियंस प्रेशराइज करते हैं कि इंटरेस्ट रेट घटाओ, बढ़ाओ, इन्फ्लेशन कम करो, वो करो, ये करो। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज पे ध्यान बिल्कुल ना दें। यूएस करे इंटरेस्ट रेट कम, ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और इंडिया के स्टॉक मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे हिसाब से। अच्छा, ऐसा ही है कि अभी जैसे इकोनॉमी की बात करी आपने, तो अभी एक चीज और चल रही है कि यूएसए और यूके की इकोनॉमी ट्रबल में है। तो वो क्यों है और कैसे सही होगी? एक तो उनके ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है। ये तो अब वो ओपनली बोलने लगे। कितना उनके $30 ट्रिलियन का उनके ऊपर कर्जा है, जितना उनकी शायद जीडीपी से भी ज्यादा कर्जा हो गया है। यूके की इकोनॉमी की भी हालत यही है। वहाँ पे जीडीपी बहुत गंदे तरीके, मतलब जीडीपी है ही नहीं। 0.50% से बढ़ जाती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और जर्मनी में भी हालत खराब है। तो इनकी इकोनॉमी तो सबकी मतलब देखी जाए तो थोड़ी सी टफ सिचुएशन चल ही रही है। बस ये है कि अब ये है कि वो रिसेशन अनाउंस कर नहीं रहे। ठीक है, कर नहीं रहे। पर उसके बाद भी अभी क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के चलते इतना ज्यादा ट्रेड फ्लो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, तो ठीक है। मतलब कभी भी इकोनॉमी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आए। देखिए, अगर इंटरेस्ट मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट में पैसा कम हो जाए तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। सही। तो इकोनॉमी के साइकिल अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो ये देखे जाए तो डेली रूटीन वर्क आउट ऑफ हो गया है। तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, सब कुछ होगा। बस आपको ये देखना है कि आप कब घुसना है और कब
मार्केट से निकलना है। निकलना है। तो ये इकोनॉमी प्रॉब्लम में हमेशा रहेगी, यूएस की भी रहेगी, इंडिया की भी रहेगी, चाइना की रहेगी। ठीक है। इकोनॉमी इम्प्रूव भी होगी। और इम्प्रूव के नंबर कैसे मिलते हैं आपको? कैसे मिलते हैं? इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी हो गई। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इकोनॉमी बुरी हो गई। इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कॉर्पोरेट्स का पैसा कम आ गया। कम है तो कॉर्पोरेट पैसा आ गया। तो ज्यादा पैसा हो गया तो इन्फ्लेशन शूट अप करता है, कम पैसा हो गया तो भी इन्फ्लेशन शूट अप करता है। तो कंपैटिबल मोड में किसी भी इकोनॉमी के लाना है, इट वुड बी वेरी टफ टास्क। तो ये तो चलता ही रहता है हमेशा। मैं पिछले कितने 2018 से सुन रहा हूँ यूएस इकोनॉमी खराब है। पर वो कंट्रीज मैनेज करती हैं, वो चीजें ऐसे ही चलती है। 2008 में भी खराब था, 2013 में भी खराब था, 2016 में भी खराब था, 2020 में भी खराब है, अब 2025 में भी खराब है। अब 20 साल से इकोनॉमी इंप्रूव ही नहीं हुई क्या? ऐसा नहीं है, वो एक सर्कल है, वो चलता रहता है। पर इस पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि जिससे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपना चेंज करो। हाँ बिल्कुल सर, ये चीज है। सर पॉडकास्ट को अपन एंड की तरफ लेके चलते हैं, पर उससे पहले एक स्टोरी थी जो आपने मुझे बताई थी बचपन की, वो लॉटरी वाली। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप उसके बारे में बताएं कि वो कैसे आप इन्फ्लुएंस हुए, या फिर कैसे आपको वो ऑब्जर्वेशन शेयर मार्केट की आई, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी। देखो कोई भी प्रोफेशन चूज कोई भी अगर व्यक्ति करता है, जैसे जब मैंने स्टॉक मार्केट के प्रोफेशन को लिया तो मेरे मतलब सब लोग ये पूछते थे यार स्टॉक मार्केट तेरे दिमाग में कैसे आया। आज भी लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट 2006 में आपने कैसे सोचा, जब तो मार्केट इतना स्टॉक मार्केट इतना लाइमलाइट में नहीं था, ना कोई मूवी आई थी, ना कुछ हुआ था, ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, तो कैसे दिमाग में आया था। तो वो स्टीव जॉब ने बोला था ना एक बार कि आप पुरानी चीज हिस्ट्री में जाके देखो तो आप डॉट कनेक्ट कर सकते हो। डॉट कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा जो आज आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पीछे कुछ ना कुछ प्रिपरेशन चल रही थी उसकी। जी। तो वैसे मेरे साथ में बचपन से थोड़ा सा लॉटरी को लेके बहुत स्पेकुलेशन, मतलब लॉटरी को लेके या स्पेकुलेटिव चीज को देख के मेरा रुझान था। ओके। अब इसका बहुत अच्छा एक वो इंसिडेंट याद है मुझे। हम लोग ना ओल्ड सिटी में रहते थे। भोपाल में डीआईजी बंगला करके एक एरिया, ग्रीन पार्क कॉलोनी, वहां रहते थे। फेमस है, काफी फेमस है। फेमस तो अच्छी जगह वो। तो वहां पे हम लोग रहते थे। तो एक बिल्डिंग थी जैन बिल्डिंग करके, और उसमें पूरे किराएदार थे हम लोग। तो ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे। ठीक है। तो हमारे एक नेबर थे पाठक अंकल। ठीक है। अच्छी 6 फीट उनकी हाइट थी, गवर्नमेंट जॉब में थे। पर वो ना लॉटरी खेलते थे। अब वो हमें कैसे पता चला? जैसे एमपी में लॉटरी स्टार्ट हुई थी, उन्हें खेलना स्टार्ट करी। तो 1 महीने में उन्होंने देखा तो नई चेतक उठा के स्कूटर उठा के ले आया, पुरानी चेंज कर दी। उन्हें टीवी चेंज करा, उन्हें फ्रिज चेंज करा, फिर उन्हें डबल बेड चेंज करा, डाइनिंग टेबल लेके आ गए। तो घर का पूरा सामान उन्हें चेंज कर दिया पिछले 6-7 महीने में। और पहले, आजकल नहीं होता है, पहले ट्रेंड हुआ करता था कि अगर घर में फ्रिज आया है तो मिठाई पूरे बिल्डिंग में, पूरे मोहल्ले में बंटती थी। मिठाई पूरी बहुत आ रही थी आपके घर। हाँ है ना। तो अब वो हर महीना कुछ ना कुछ आया उनके पास, तो वो मिठाई खिलाए। तो ऐसी मेरी मम्मी एक दिन उनके घर में बैठी हुई थी, तो मैं कहीं खेल खाल के आया था। उस समय 6th 7th या 8th में था। ठीक है। तो उन्हें रजिस्टर में देखा जब मैंने, तो रजिस्टर में कुछ पर्ची पे नंबर लिख के लेके आए थे, वो नंबर लिख रहे थे। तो लॉटरी उस समय 2 रुपए से लेके 100 रुपए तक मिलती थी। अच्छा। ठीक है। और 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। तो वो अंकल के पास मैनुअली डेटा फीड करते थे। अच्छा। उनका इतना बड़ा एक रजिस्टर था, मोटा रजिस्टर, जिसमें पिछले 8 महीने का डेटा था, 8-9 महीने का डेटा था, जिसमें उन्हें 2 रुपए की टिकट में कौन सा नंबर आया मंडे, 10 रुपए की टिकट में कौन सा नंबर आया मंडे, ऐसा हर टिकट का डेट वाइज उन्हें पूरा टेबल बना के रखा था। अब नेक्स्ट मंडे, जैसे आज सैटरडे है, अब मंडे को उनको कौन सी टिकट खरीदना है, 2 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 50 रुपए वाली, 100 रुपए वाली। तो वो पुराना डेटा देखते थे कि इस दिन दुर्री आई थी मंडे, फिर नेक्स्ट मंडे भी दुर्री आई, फिर दुर्री आई, अब इस मंडे भी दुर्री आई। अच्छा। और वो कॉम्बिनेशन बिठाते थे। जिसमें उनको ज्यादा लगता था तो उसकी टिकट ज्यादा खरीदते थे, जिसमें कम लगता था बाकायदा उनके पैटर्न्स भी थे उसमें कि गुरुवार को मिंडी आई, मतलब 0। अच्छा। फिर 9 नंबर आया, फिर 8 आई, फिर 7 आया। अरे मतलब ये तो सीक्वेंस चल रही है। अब पंजा आएगा तो पंजे की टिकट उन्होंने खरीद ली। ऐसे करते करते मतलब उन्हें देखा, तब मेरे को रियलाइज हुआ। अब वो बात मेरे को आज याद है। तो अब मेरे को रियलाइज हुआ
कि मतलब अगर कोई भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी आप कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, जैसे मैं 3 पत्ती का भी खेलता हूँ, तो मैं ब्लाइंड खेलता हूँ। अच्छा। मैं हमेशा ब्लाइंड खेलता हूँ, मैं खोलता देखता ही नहीं हूँ। अच्छा। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तू क्या करता है यार ये, नहीं मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरे को ब्लाइंड खेलना है। अब क्यों? क्योंकि जब ब्लाइंड खेलते हो तो आपकी समझो 50 रुपए की बिड है, सामने वाले पत्ते देखे तो 100 रुपए की बिड है, तो 1:2 पे तो आप वैसे ही खेल रहे हो। सही है। अब उसमें मैं अगर 10 में से 5 गेम जीता तो भी मैं पैसे में, हाँ है ना, ठीक तो है। मैं ब्लाइंड खेलता हूँ। वो सर अंकल का मैंने देखा था, वो नंबर के बेसिस पे मतलब कैलकुलेशन, कोई भी स्पेकुलेटिव वर्क हो या ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट हो, अगर आपके पास रीजन है, जैसे मार्केट स्टॉक मार्केट में क्यों बाय कर रहा हूँ और क्यों सेल कर रहा हूँ। वो अंकल जब वो लॉटरी खरीदते थे तो ये नंबर का क्यों लॉटरी खरीद रहा हूँ, ये नंबर की लॉटरी क्यों बेच मतलब नहीं ले रहा हूँ, ये रीजन आपके पास है। आप 3 पत्ती खेल रहे हो तो मैं ब्लाइंड क्यों खेल रहा हूँ या मैं देख के क्यों खेलूं, आपके पास अगर उसके रीजंस है तो आप सक्सेस आपको मिलेगी। बिल्कुल। यू शुड हैव ए रीजन विद यू। बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि जो मार्केट क्रीडो जो इंस्टीट्यूट है उसमें आप सर से जाके मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं कि अपने करियर को कैसे चालू करें। तो ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने सीखा स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और सही नॉलेज ही सबसे ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।